हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो आज एग्जाम हुआ है 14 मई को, उसमें जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए थे, सो मैंने उनको कंपाइल करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है छूट गए हों, जिसको मैं फर्दर पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेफरेंसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, और जो इसका पीडीएफ है मैं आपको वो जो आईएएस गेटवेज का ऐप है वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर ये मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको फ्रीली अवेलेबल होगा पीडीएफ। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला जो डाउटफुल क्वेश्चन है दैट इज कि फ्रेश स्लेज जो है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 99% दिया है, और थिकनिंग के बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस होकर 96% हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी। इन्होंने थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस करके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो हमारी रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने मॉडल आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ है, और मेरे अकॉर्डिंग भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है आपको। रेफरेंस के तौर पे अगर एसके गर्ग की सीवेज डिस्पोजल की बुक देखें हम लोग, तो वहां पर एग्जांपल एक 9.8 है, जिसमें कहा गया है कि अगर सीवेज स्लज का एक वॉल्यूम है, मान लेते हैं V1, जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट P1 था, उसको रिड्यूस करने के बाद जो रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट है वो P है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी वॉल्यूम V है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि स्लज की वॉल्यूम आफ्टर रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितनी हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूला जो डराइव किया गया वो आता है कि V इज इक्वल टू V1 100 माइनस P1 अपॉन 100 माइनस P। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो P1 की वैल्यू दी है वो 99% है, और P की वैल्यू जो दी है वो P है, स्मॉल p। और रिड्यूस्ड वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि रिड्यूस्ड वॉल्यूम है V, और यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 जो हमारी फ्रेश स्लज की थी वो V1 थी। तो जो V है वो हमारा हो जाएगा V1 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100 माइनस P, यानी 96%। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट V1 बाई 4। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जब मॉइस्चर कंटेंट आपने रिड्यूस किया तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम बना वो 0.25 V1 बना, यानी 25% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा ये जो V है दिस इज बेसिकली रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना था। लोगों को कंफ्यूजन ये हो गई इसमें कि 75% रिडक्शन है। ये अगर यहाँ पे पूछा जाता कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सीवेज अगर क्वेश्चन में पूछा जाता, तब हमारा ये 75% होता, क्योंकि अभी रिड्यूस्ड वॉल्यूम हमारा V हो गया। तो जो रिडक्शन होता वो क्या होता, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम V1 था और रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या है 0.25 V1। तो हमारा जो रिडक्शन होता वो 75% होता, ठीक है। दिस इज बेसिकली 75% रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन 75% का हुआ, लेकिन जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है स्लज की वो 1/4 होगा, यानी 25% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है हमारी, ठीक है, और लेंथ ऑफ प्लास्टिक जोन LP दिया हुआ है यहाँ तक, और यूडीएल हमारा लोडेड है इस पे बीम पे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं प्लास्टिक कोलैप्स के समय ये हमारी जो प्लास्टिक हिंज बनेगी, ठीक है, प्लास्टिक हिंज की लेंथ जो होगी वो यहां से हमारी यील्डिंग स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट ऑफ यील्डिंग हो गया, और हमारा फेलियर के टाइम, मैकेनिज्म के टाइम हमारा जो लोड है वो WP है। तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो एट द सपोर्ट होगा। तो हमारी यील्डिंग जो होगी वो स्टार्ट होते हुए फिक्स सपोर्ट की तरफ जाएगी, और हमारा जो मैक्सिमम प्लास्टिक मूवमेंट है वो सपोर्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है बी दिया है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको प्लास्टिक डिजाइन एंड सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस ऑफ स्टील फ्रेम्स की बुक WF चेन का रेफरेंस दिया है, जिसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके लिए प्लास्टिक हिंज की लेंथ निकालनी थी यूडीएल के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूडीएल
एट द टाइम ऑफ कोलैप्स WP है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए सेंटर पे हो गया, और यील्डिंग मोमेंट किसी लोकेशन पे होगा तो उसके लिए यील्डिंग मोमेंट निकाल लिया, और WP हमारा जहाँ मिड स्पैन मोमेंट हो गया, तो और हमारा जो रेशियो है उससे हमने डराइव कर लिया। तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बेसिकली यील्डिंग मोमेंट है, तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे तो हमारा कुछ ये पैराबोलिक शेप बनेगा बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली लोडेड। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड जो है वो WP की वजह से जो आएगा वो WP L² आ जाएगा, विच इज बेसिकली MP। और कुछ दूरी LP दूरी पे, ठीक है, LP दूरी पे हमारा एक यील्ड मोमेंट है My, जो हमें पता नहीं है, यहाँ पे 0 मोमेंट है, यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि फ्री एंड है, तो UDL लगा हुआ है, तो जो My की इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, ये जो लेंथ है आप निकाल लोगे L - LP आ जाएगी। तो इस सेक्शन पे जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा WP L - LP का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन में दिया था, आपने यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड के लिए निकाला था। अगर आप इन रेशियोज को आप डिवाइड कर लो, ठीक है, MP डिवाइडेड बाई My इज इक्वल टू WP L - LP का होल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई WP L² बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप इक्वेशन को, तो जो MP अपॉन My है वो हमारा शेप फैक्टर के बराबर होता है, ये WP कट हो जाएगा, तो ये L - LP अपॉन L का होल स्क्वायर बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ये 1 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ L से डिवाइड हो जाएगी, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट LP अपॉन L इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन √s। तो अगर ये इक्वेशन आप देखोगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, और जो इन्होंने आंसर की दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो इसमें अगर यहाँ पर यूडीएल होता, यूडीएल की जगह सॉरी पॉइंट लोड होता, तो हमारी इक्वेशन बनती LP अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है RC एलिमेंट्स के लिए सी वाटर में, वो इन्होंने M35 दे दी ऑप्शन में, बट करेक्ट आंसर जो है वो M30 है। रेफरेंस के लिए मैंने IS 456 क्लॉज 8.2.8 देखोगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कंक्रीट सी वाटर में है या सी कोस्ट में डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, तो उसमें आपको अगर PCC यूज कर रहे हो, प्लेन कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो M20 मिनिमम चाहिए और M30 चाहिए रेनफोर्स कंक्रीट के केस में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा इसका यूज करके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम, कंप्लीट टाइम की बात कर रहा है, इंडिविजुअल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बात कर रहा है। तो कंप्लीशन टाइम के लिए पर्ट एनालिसिस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, इन्होंने ऑप्शन में ऑप्शन बी दे दिया है लॉग नॉर्मल, जो कि गलत है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। रेफरेंस के लिए मैंने 2 बुक्स का रेफरेंस दिया है, साले मुबारक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल की 2nd एडिशन की बुक है, पेज 265 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हुए पर्ट जो है treats the means of duration of these activities as normal duration no matter what distribution these durations follows, ठीक है। और दूसरा रेफरेंस है पीसी पूनमिया की बुक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो थ्योरम है सेंट्रल लिमिट का वो ये अगर कहता है कि अगर n एक्टिविटीज हैं और इंडिविजुअल एक्टिविटी का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर प्रोजेक्ट एज अ होल विच इज बेसिकली कंप्लीशन टाइम, ठीक है, वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पेज 146 में पर्ट एंड सीपीएम की बीसी पूनमिया में ये दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 18 मीटर का एक वाटर टैंक दिया हुआ है और उसके जो टॉप और बॉटम पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं और हमें प्रिस्मोडियल फॉर्मूला से वॉल्यूम निकालनी है। तो रेफरेंस के लिए मैंने SK दुग्गल की बुक का रेफरेंस दिया है, 4th एडिशन की बुक है, जिसमें एक एग्जांपल सॉल्व्ड है। इसमें सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेप्थ जो है वो 4 मीटर है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है और टॉप और बॉटम एरिया हमारा कुछ इस तरह है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 2L है वो हमने अज्यूम किया वो टोटल डेप्थ है विच इज बेसिकली 18 मीटर, तो L हमारा 9 मीटर हो गया। इसी पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है। A1 एरिया इज टॉप एरिया, तो टॉप एरिया हमारा क्या है, यहाँ पे
जो A1 एरिया है वो हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी 40 हो जाएगा, 40 स्क्वायर मीटर। A2 जो है वो हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12 मीटर स्क्वायर। और जो मीन एरिया है उसके निकालने के लिए आपको ये वाली जो लेंथ है और ये लेंथ है इसका एवरेज लेना पड़ेगा। 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो विड्थ है 4 मीटर प्लस 2 मीटर, इसका एवरेज लेना होगा। तो ये आ जाएगा 8 और ये 3 यानी 24 स्क्वायर मीटर हमारा मीन एरिया हो जाएगा। तो जो इक्वेशन यूज करना है वॉल्यूम की, आपको L/3 A1 प्लस 4 मीन एरिया प्लस A2। ठीक है, ये सेम पैटर्न पे जो नीचे सॉल्व इक्वेशन है उसका यूज किया है। तो ये हमारी L/3 जो है ये 9/3 हो जाएगा। A1 आपका 42 है, 4 इंटू 24 है प्लस A2 है विच इज बेसिकली 12 मीटर। तो इसको आप करोगे तो 3 इंटू 148 आएगा आपका आंसर। यहाँ पे 3 इंटू 148 जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 444 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्प इंटीग्रेटर का यूज क्या मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन, ज्यादातर लोगों ने अनइवननेस मारा है और ऑप्शन में भी जो मॉडल की है उसमें भी ए दिया हुआ है, लेकिन जो करेक्ट आंसर इसमें दोनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्टूडेंट ने बी भी ऑप्शन मारा है तो उसका आंसर ये करेक्ट है। रेफरेंस के लिए आप IRC SP 16 पे देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पेमेंट सरफेस की जो रफनेस है वो हम उसकी जो यूनिट है वो अनइवननेस इंडेक्स या रफनेस इंडेक्स में मेजर करते हैं, विच इज मेजर्ड थ्रू बम्प इंटीग्रेटर। तो वो जो हम मेजर कर रहे हैं, पैरामीटर जो हम मेजर कर रहे हैं वो सरफेस रफनेस है पेमेंट की, और जो यूनिट है उसको एक्सप्रेस करने की वो अनइवननेस इंडेक्स या रफनेस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने रफनेस ऑफ पेमेंट सरफेस ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक हिल रोड डिजाइन कर रहे हैं और रूलिंग ग्रेडियंट हमारा जो है वो +5% है और वो हमारा शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व पे लोकेटेड है जिसका जो रेडियस है वो 70 मीटर है। ठीक है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा IRC स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपने पढ़ रखा है कि 70 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, सॉरी 35 प्लस आर डिवाइडेड और या 75 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, इनमें से जो वैल्यू ग्रेटर होगी उतना परसेंटेज हम कंपनसेट करेंगे ग्रेडियंट को। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 30 प्लस आर होती है, सॉरी 30 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये आपकी 100/70 हो जाएगी और ये 75/70 हो जाएगी। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आप कंसीडर करते हो, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है बड़ी है तो ये आप सिर्फ 1.70% का रिडक्शन करेंगे। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है वो निकल कर आएगा 5 माइनस 1.07 विच इज इक्वल टू 3.93। लेकिन इसमें एक चेक आपको परफॉर्म करना होता है IRC 52 के अकॉर्डिंग। वो कहता है कि कोई भी कर्व आपको 4% डिग्री से रिड्यूस नहीं करना है। अगर इससे कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है इससे कम आ रहा है 4% से तो आपको 4% प्रोवाइड करना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। रेफरेंस के लिए आपको IRC 52 और जस्टिन खन्ना की बुक का रेफरेंस दिया हुआ है। ये IRC 52 2019 का कोड है, इसमें गाइडलाइंस दी हुई है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हिल रोड्स की, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू हिल रोड्स। तो ग्रेड कंपनसेशन मैंने जहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे लिख रहा है कि सिंस ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट्स फ्लैटर देन 4%, ये हमारा 4% से अगर ग्रेडियंट कम है तो वहां पे आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। व्हेन अप्लाइंग ग्रेड कंपनसेशन करेक्शन, जब आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हो तो जो ग्रेडियंट्स हैं वो 4% से ज्यादा ईज आउट नहीं करना है। ठीक है, यही सेम चीज आपकी जस्टो खन्ना की 9th एडिशन की बुक में लिखी हुई है, ये वाला पैराग्राफ है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी सॉल्व है हिल रोड का, बट इस केस में हमारा जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो 4.75 यानी 4% से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने 4.75 का कंपनसेटेड ग्रेडियंट प्रोवाइड किया। तो इस क्वेश्चन में अभी आप ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर सीमेंट ऑक्साइड्स। इसमें पूछ रहा है, बहुत बच्चों ने इसमें ऑप्शन सी टिक कर दिया है, बट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा कि अगर आप एसके दुग्गल की
बिल्डिंग मटेरियल्स की बुक देखेंगे तो इसमें आप ऊपर की जो 4 आपकी ऑक्साइड्स हैं ये मेजर ऑक्साइड्स ही हैं, ठीक है। इन चारों को मिला के ये हाईएस्ट जो परसेंटेजेस हैं, ये ऊपर के 4 ऑक्साइड जो हैं ये मिलके मेजर कंपोजिशन बना रही है। अगर इसमें ऑप्शन में कुछ अल्टरेशन होता तब आप इसको दूसरे ऑप्शन पे जा सकते थे, बट यहाँ पे जो टॉप 4 मेजर ऑक्साइड्स हैं उनको ही इन्होंने ऑप्शन ए में लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज इसका जो परसेंटेज है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। तो मेजर कैटेगरी में है, बिकॉज 3 से 8% हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है और आयरन भी हमारा 6% तक हो सकता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल वेपर प्रेशर दिया हुआ है हमारा T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे 1800 डिग्री सेल्सियस, और सैचुरेशन वेपर प्रेशर दिया हुआ है 2400 में पास्कल, ठीक है। यूनिट सेम है, टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। रेफरेंस के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक बुक है जेम्स डब्ल्यू वेस्ट की, जिसमें पेज 3 में ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि एक गिवन टेम्परेचर पे हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में है उसमें एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वाटर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें 1800 डिवाइडेड बाय 2400 सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 75%। इन्होंने ऑप्शन में जो दे दिया है, ऑप्शन में इन्होंने ऑप्शन ए दे दिया है विच इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फील्ड कैपेसिटी दी हुई है 21.5%, बिल्टिंग पॉइंट 11% दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ सरफेस लेयर जो है वो 0.15 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेपोरेबल वाटर कितना होगा। तो एक रिसर्च पेपर है FLM पैडिला का, इंटीग्रेशन ऑफ वेजिटेशन में, इसमें TW यानी टोटल इवेपोरेबल वाटर के लिए एक इक्वेशन, इंपेरिकल इक्वेशन यूज की जाती है। 1000 मल्टीप्लाइड बाई थीटा FC इज बेसिकली फील्ड कैपेसिटी है, ठीक है। थीटा WP इज विल्टिंग पॉइंट यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एंड ZE इज बेसिकली सरफेस इवेपोरेशन लेयर की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सॉइल सरफेस इवेपोरेशन लेयर। इसको जितने भी पैरामीटर आपको दिए हुए हैं ये तीनों आप जहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 24 mm एज टोटल इवेपोरेबल डेप्थ। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजन में यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सी करेक्ट दिया है, वो करेक्ट दिया है बिकॉज आर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। जो CNG है वो बेसिकली ज्यादा स्पेस स्टोरेज के लिए उसको चाहिए होता है। रेफरेंस के लिए OECD की ग्रीन फाइनेंस की एक मैंने बुक का रेफरेंस दिया है, इसमें क्लियरली लिखा है कि जो CNG है दिस रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेरी हाई प्रेशर एंड मच लार्जर वॉल्यूम फॉर स्टोरेज, ज्यादा इसको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड में आपको अरेंज करना है। तो इन्होंने ऑप्शन डी दे दिया है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। हाईएस्ट जो होती है वो आपकी कैप्लान टरबाइन की होती है, फिर फ्रांसिस टरबाइन की होती है, फिर मल्टीपल जेट की होती है, फिर पेल्टन व्हील में सिंगल जेट की होती है। रेफरेंस के लिए आप हाइड्रोलिक मैकेनिक्स की मोदी सेठ की बुक देखेंगे, यानी रेफरेंस दिया हुआ है जिसमें टैबुलर फॉर्म में स्पेसिफिक स्पीड्स दी हुई हैं। कैप्लान इज नंबर 1, फ्रांसिस इज नंबर 2, एंड पेल्टन व्हील में सिंगल जेट में हमारी SI यूनिट में ये रेंज है और मल्टीपल जेट्स में आपकी ये रेंज है, ठीक है। तो मल्टीपल जेट्स की हमेशा ज्यादा रहती है जो स्पेसिफिक स्पीड है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज गवर्न्ड बाय इट्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो पैरा वर्ड यूज किया है इट इज नॉट गवर्न्ड बाय स्ट्रेंथ, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे IS 456 के कोडल प्रोविजंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ड्यूरेबल कंक्रीट वो कंक्रीट है जो कि एक गिवन वर्किंग एनवायरनमेंट में, गिवन एक्सपोजर कंडीशन में ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ इंटेंडेड पर्पस को सर्व कर रही है, ठीक है। तो ये हम असर्टेन नहीं कह सकते कि अगर हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अच्छी है तो हमारी कंक्रीट ड्यूरेबल ही होगी, बिकॉज देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो एक्सपोजर कंडीशन है। अगर हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने रेनफोर्समेंट कवर कम दे दिया सी कोस्टल एरिया में तो वो ड्यूरेबल कंक्रीट नहीं रह जाएगी, इट विल फेल ओवर इट सर्विस लाइफ, ठीक है। तो जो गवर्निंग फैक्टर है, जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे एलैबोरेट भी किया है और ये IS 456 के प्रोविजंस भी दिए हुए हैं और एक
स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस दिया है जहां पे ये क्लियरली लिखा गया है कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी जो प्राइमरली गवर्नड है वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी पोरेसिटी यानी इम्परमेबिलिटी, कितना इम्परमेबल है कंक्रीट वाटर मॉइस्चर को लेके, तो उससे गवर्नड होती है। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन्होंने बी ऑप्शन दिया है, इट इज गवर्नड बाय पोरेसिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। इट इज अफेक्टेड बाय ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मे बी अफेक्टेड बाय इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, बट इट इज नॉट गवर्न बाय इट्स स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना है आपको। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं, दिस इज टोटली माय ओपिनियन, माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे एक फ्लो कंडीशन दी हुई है जिसमें कहा गया है कि प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन नॉर्मल टू फ्लो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पाइप फ्लो हो या लैमिनार फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी कंडीशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाता है वो लैमिनार फ्लो इन पाइप्स हो जाता है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक दी हुई है जिसमें 13.2 क्लॉज में एक रिलेशनशिप डेराइव की गई है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, विच इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनार फ्लो इन अ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे लैमिनार फ्लो बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स में भी ये इक्वेशन डेराइव होके आती है, बट यहाँ पर फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने कि दैट इज फिक्स्ड पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी रेदर देन ए, बट अगर इन जनरलिटी देखोगे तो आप ए भी इसको मार्क कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आप करेक्ट ठहरा सकते हो। बट अप्रोप्रिएट की बात करें तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज सिर्फ ये जो कंडीशन है ये हमारी स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स के लिए एप्लीकेबल है या लैमिनार फ्लो इन पाइप फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और जो फर्दर क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं आई वुड सजेस्ट कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दो। आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड वीडियो टुमारो एट द सेम टाइम। So thank you and all the best.